देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या है, अनबायस्डनेस पे बेस्ड है। ठीक है, अनबायस्ड का मतलब मैंने अभी आपको समझाया। अनबायस्ड का मतलब क्या है कि किसी की तरफदारी मत करना, यानी कि फेयर खेलना। जैसे कि आप कोई गेम ही देख लो, अगर उस गेम में एक टीम को ज्यादा सपोर्ट किया जाए और दूसरी को नहीं किया जाए तो दैट इज अ बायस्ड गेम। लेकिन अगर दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वली, तो उसको बोलते हैं अनबायस्ड गेम, दैट इज अ फेयर गेम। ठीक है, तो यही कंसेप्ट से रिलेटेड मैं प्रोबेबिलिटी पे भी अप्लाई करने वाली हूं। दैट इज द केस ऑफ बायस्ड कॉइन या अनबायस्ड कॉइन, या बायस्ड डाई या अनबायस्ड डाई। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे अनबायस्डनेस के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपको अनबायस्ड समझ आ गया तो बायस तो वैसे भी इजी है। ठीक है ना, जैसे कि अनबायस्ड या फेयर कॉइन। अनबायस्ड और फेयर का मीनिंग एक ही है। अब मैंने कॉइन को टॉस किया, यहाँ पे एरो लगा के आपको दिख रहा होगा इक्वली लाइकली। देखिए अभी मैंने आपको बताया अनबायस्ड का मतलब ही यही है कि फेयर खेलना। फेयर मतलब सबको इक्वल चांस मिलना। तो यहाँ पे क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी में बात कर रही हूँ, प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में मैं उसको बोलूंगी इक्वली लाइकली। हर किसी की प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस इक्वली लाइकली हैं, मतलब सबकी प्रोबेबिलिटीज इक्वल आने वाली हैं। उसी सिचुएशन को मैं बोलूंगी इक्वली लाइकली। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कॉइन फेंका, वो अनबायस्ड था, वो फेयर था, तो या तो वो हेड देगा या वो टेल देगा, और दोनों इन आउटकम्स के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली होगी। कहने का मतलब ये है दोनों प्रोबेबिलिटीज इक्वल होंगी। आपको तो पता ही है हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 एंड 1/2। ठीक है, सिमिलरली मैंने एक अनबायस्ड और फेयर डाई को रोल किया। अगेन क्योंकि सारों के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, इक्वली लाइकली, तो सबकी प्रोबेबिलिटीज आने के क्या चांसेस होंगे, 1/6। सबके आने के चांसेस क्या होंगे, 1/6 1/6। तो प्रोबेबिलिटी हर एक आउटकम की क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, इक्वली लाइकली, यानी कि अनबायस्ड के केस में। ठीक है, अब मैं इस कंसेप्ट को आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने का सीधा एक आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। कब वो फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब केस किसका होगा, अनबायस्ड का, यानी कि आपका इक्वली लाइकली वाले केस पे ही ये फॉर्मूला यूज होगा। रेस्ट आप बायस्ड केस में इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके लेट्स बिगिन। मैंने एक एग्जांपल लिया, एक डाई को मैंने थ्रो किया। ठीक है, आप टॉपिक ही देख रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम, जो कि किसका केस है, अनबायस्ड का केस है। ठीक है, सैंपल्स में मुझे पता है 1 to 6 मैंने पूरे उसके आउटकम्स लिख लिए। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि इक्वली लाइकली, मैंने जब एक फेयर डाई या फिर अनबायस्ड डाई थ्रो किया, ठीक है, मुझे पता है कि जो सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स हैं, ये सारे आउटकम्स, क्योंकि ये फेयर डाई है ना, तो इक्वली लाइकली क्या मतलब है, सबकी प्रोबेबिलिटीज क्या होने वाली है, सेम। लेकिन मुझे अभी मान के चलो आपको नहीं पता प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये फेयर डाई का केस है जो कि अनबायस्ड केस है। तो इसके अंदर मैं 101% बोल सकती हूँ कि ये फॉर्मूला जो आपको मिलने वाला है वो इस पे भी अप्लाई हो सकता है। अभी मान के चलो कि आपको इनकी प्रोबेबिलिटीज नहीं पता। ठीक है, चलिए अब इक्वली लाइकली का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो होने वाली है इन सभी आउटकम्स की सेम होगी। मैंने वो प्रोबेबिलिटी पी ले ली क्योंकि फेयर कॉइन का केस था। ठीक है, अब सेकेंड एक्सियम आपको क्या बोलता है, एक्सियमेटिक अप्रोच का, कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द आउटकम्स इज इक्वल्स टू 1। इनका सबका सम इक्वल्स टू 1 होता है। मैंने वही एक्सियम लगाया, 6p इज इक्वल्स टू 1, p इज इक्वल्स टू 1/6। ये तो हमें पता ही था कि सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6। समझ आया इक्वली लाइकली का केस। सिमिलरली मैं इसको कॉइन पे भी लगा सकती थी। कॉइन के अंदर अगर मैंने p प्रोबेबिलिटी ली, ठीक है, तो p प्लस p क्या हो गया आपके पास 1, सेकेंड एक्सियम लगा के, तो 2p इज इक्वल्स टू 1, p इज इक्वल्स टू 1/2। आई होप यू गेट द केस ऑफ इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब होता है अनबायस्ड केस। अब बायस्ड केस में क्या होता है, कभी कभार आपने देखा होगा कि कोई डाई होते हैं, उनके अंदर, जैसे मान लो मैं आपको एक डाई का एग्जांपल देती हूँ, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, कभी कभार एग्जामिनी खुद से भी बनाता है क्वेश्चन। जैसे कि वो आपको बोलेगा एक डाई है, डाई के ऊपर 6 फेसेस होते हैं, मुझे पता है,
वो कह रहा है 3 फेसेस के ऊपर तो 1 1 लिखा है, 2 फेसेस के ऊपर 3 लिखा है और 1 फेस के ऊपर 2 लिखा है। कहने का मतलब ये है 3 फेसेस पे 1 1 है, 2 पे 3 है और 1 पे 2 है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप लिखोगे ना, कैसे करके लिखोगे, 3/6। सिमिलरली 3 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/6 और 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। क्या सभी आउटकम्स सैंपल स्पेस में आप रिपीट करके तो आउटकम्स लिखते नहीं हो 1 2 3, क्या तीनों आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी सेम है? नहीं है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला यहां नहीं लगा सकते। यानी कहने का फॉर्मूला, मेरा मतलब क्या है, जर्नल फॉर्मूला भी बता देती हूँ कि वो जर्नल फॉर्मूला क्या होने वाला है। ठीक है, तो 1 2 3 अगर आप तीनों की प्रोबेबिलिटीज निकालो वो सेम नहीं होंगी, तो इक्वली लाइकली नहीं है। यही एक एग्जांपल है बायस्ड डाई का केस। अभी आपको जर्नल फॉर्मूले की बात कर रही हूँ, जर्नल फॉर्मूला भी सुन लो। जर्नल फॉर्मूला क्या होगा, जैसे ये तो मैंने प्रॉपर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट थ्रो और डाई वाला ले लिया। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट गिवन होता है जिसको बोलते हैं कि उसके अंदर इक्वली, ये मेंशन होती है ये बात, या तो बायस्ड या अनबायस्ड लिखा होता है या इक्वली लाइकली लिखा होता है। अगर वहां पे लिखा होगा कि ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, समझ जाना उन सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम पी ही रहने वाली है। ठीक है, अब मान लो अगर मैं जर्नल में बात करूं तो पी यहाँ पे तो चलो 6 टोटल थी, पी प्लस पी तो 6p आ गया। अगर जर्नल में बात करेंगे तो n टाइम्स इंटू पी, मुझे नहीं पता। ठीक है ना, मुझे अभी तो गिवन था ये रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो n टाइम्स इंटू पी इज इक्वल्स टू 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, इक्वली लाइकली आउटकम की 1/n। दैट इज योर फॉर्मूला। ये सिर्फ अनबायस्ड, जिसको मैं सेम क्या बोल सकती हूँ, इक्वली लाइकली, उनके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, मैं आपको बोलती हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास डायमंड का एस आए। ठीक है, अब मुझे पता है, अब ध्यान से सुनना, और मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली है, मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो पहले टोटल मान लेंगे प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली आउटकम की क्या होगी, पी। तो आपके पास ऐसे कितने पी आएंगे, टोटल कितने पी बनेंगे, 52। तो 52 टाइम्स इंटू पी इज इक्वल्स टू 1, अगेन यही, तो n कितना, p आपका कितना आ जाएगा, 1/52, जो कि आपको पता है वो वैसे भी होती है प्रोबेबिलिटी, अगर आप क्लासिकल अप्रोच वाले फॉर्मूले से डालो तो। ठीक है, तो अब आपको ज्यादा इस प्रॉपर पूरा मेथड सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर लिखा हुआ इक्वली लाइकली, सिंपली प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उन सबकी, तो एक ये फॉर्मूला लगाओ, n आपको पता चली जाएगा टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो भी आपके आउटकम्स आपको गिवन होंगे। ठीक है, ओके, आई होप आपको इक्वली लाइकली और बायसनेस या फिर अनबायसनेस सबका केस का पता चल गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इवेंट्स डिफाइन करने सीखे थे। जैसे आपने इवेंट ए और बी, जिसको आप बोलते थे ए यूनियन बी सेट थ्योरी में, मैंने आपको बताया था ना कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है और जो आपकी सेट थ्योरी है वो एक दूसरे से सिमिलर यानी कि एनालॉगस है। ठीक है, तो अभी हमने टाइप्स ऑफ इवेंट्स में, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ इवेंट्स में हमने इवेंट निकालने सीखे थे। जैसे कि इवेंट, जब हमने इवेंट्स वाला टॉपिक किया है उसके अंदर हमने जैसे इवेंट ए और बी, वो सेट के अंदर एलिमेंट्स डालने थे, तो हम क्या करते थे, हम सेट थ्योरी के साथ, क्योंकि और का मतलब क्या होता है, यूनियन ही होता है, तो मैं बोलती थी कि इवेंट ए और बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी। ठीक है, सिमिलरली इवेंट ए एंड बी का मतलब क्या था, ए इंटरसेक्शन बी। इवेंट नॉट ए का क्या मतलब था, ए का कॉम्प्लीमेंट। एंड सिमिलरली इवेंट ए बट नॉट बी, वो था डिफरेंस ए माइनस बी। तो मैंने प्रोबेबिलिटी को सेट थ्योरी के साथ कोरिलेट करके उन इवेंट्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो सेट्स बनाने सीखे थे। अब उन इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अब वो देखने जा रहे हैं। अगर ए यूनियन बी की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, स्टूडेंट्स इफ यू रिमेंबर, आपने सेट थ्योरी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना सीखा था, उसका भी ऐसे फॉर्मूला था ना, n ऑफ ए यूनियन बी। तो आप लिखते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही करते थे। सिमिलर फॉर्मूला सेट थ्योरी का ही कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी में लग रहा है, बस वहां पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें इस इवेंट की। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला तो यही था। ठीक है, अगर मान लो आपको गिवन है ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अभी आपने पढ़ा था
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट्स होंगे जिनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, एम्प्टी। तो ये वाला पॉइंट देखो एक बार, अगर मैं बोल रही हूँ ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाने वाली है, एम्प्टी। अब अगर ये एम्प्टी होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो, क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है उसके अंदर, तो प्रोबेबिलिटी आनी क्या होती है, जीरो। तो ये जीरो हो गया ये वाला, तो खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कब क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली इन द केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। वही मैंने आपको बताया था ना, एंड का मतलब इंटरसेक्शन और का मतलब यूनियन। ठीक है। हाँ जी, तो आप इसको वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको प्रोबेबिलिटीज निकालनी है तो यू कैन यूज वेन डायग्राम ऑल्सो। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ। मान लो आपको ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.3, आपको ए दिख रहा है इसके अंदर, इसकी 0.3 प्रोबेबिलिटी है, और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.4, और साथ ही साथ आपको इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.2। तो ये तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.2 आपको गिवन है, ठीक है, दैट इज 0.2। तो खाली ए की कितनी बनी, 0.3 में से 0.2 हटा दो तो खाली ए की कितनी बनी, 0.1। सिमिलरली बी की क्या बनी, अगर आप इसको 6 ले लो 6, तो ये क्या बनी, 0.4 बनी। ठीक है, समझ आई ये चीज आपको। अब यहीं से अगर मैं आपको बोलूं कि ए यूनियन बी निकालो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी माइनस इसकी, आ जाएगा आंसर ए यूनियन बी का। इंटरसेक्शन तो आपको गिवन ही है। देखिए वेन डायग्राम की हेल्प से ही मैं सॉल्व कर रही हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप एक बात और याद रखिएगा, एक बात और याद रखना इस सारे केसेस के अंदर, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। कभी भी इंटरसेक्शन वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल जो ए इवेंट और बी इवेंट है ना उससे बड़ी नहीं हो सकती। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंडिविजुअल चीजेस पे। ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट, ये तो आप सबको ही पता है, ये तो आप वैसे भी देखते हो कि ए और उसका कॉम्प्लीमेंट मिलके यूनिवर्सल सेट बनाते थे, जो कि आपने सेट थ्योरी में किया है। ठीक है, तो अगर मुझे ए के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, दोनों, अब ये प्रॉपर्टी पहले पढ़ो, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे मिल सकता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट करके। कैसे, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लो, दोनों मिला के एस सैंपल स्पेस दे देंगे, वहां पे यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे, यहाँ पे क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, इवेंट्स के साथ किसकी बात करेंगे, सैंपल स्पेस की बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों की यूनियन मुझे एस देगी, इस पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया, यूनियन है ना बीच में, तो यही वाला फॉर्मूला लगाओ। आपके पास यहां से क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब बी की जगह ए का कॉम्प्लीमेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता है ए और ए का कॉम्प्लीमेंट दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होते ना, तो ये क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आई, पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस के इक्वल आई, विच इज नथिंग, सैंपल स्पेस की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 1। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट की क्या होती है, 0। ठीक है ना, क्योंकि एम्प्टी सेट और एस सैंपल स्पेस दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ही कहलाए जाते हैं। तो देखिए मैंने इसके अंदर यूनियन वाली प्रॉपर्टी लगाई, और यूनियन वाली प्रॉपर्टी लगा के मेरे पास आंसर बी क्या आएगा। अब ध्यान से देखना, इसी प्रॉपर्टी को मैंने जब यहां लगाया, खुद देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या निकला मेरा यहाँ से आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, ये आया मेरे पास। अब मुझे पता है इनकी यूनियन किसके इक्वल है, एस के इक्वल है, और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस के इक्वल है जो कि 1। तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगी, दिस इज इक्वल्स टू 1 ओनली। तो यहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जैसे आपने डिफरेंस इवेंट भी पढ़ा था ना, वैसे डिफरेंस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी भी सीखो। उसका क्या, अब ए माइनस बी को, इवेंट को मैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकती हूँ, खुद ही देखो, ये ए है
और b का कॉम्प्लीमेंट तो ये सारा बनेगा ना, सब, सिर्फ b को छोड़ के, ये b के सर्कल को छोड़ के बाकी सब आएगा b के कॉम्प्लीमेंट में। और इस कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन लेनी है a के साथ, तो खाली ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला, बस यही वाला, जिसको मैं बोलूंगी a माइनस बी या फिर a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। और अब देखिए एक ये प्रॉपर्टी, अगर दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो मुझे पता ही है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव एम्प्टी सेट के इक्वल, विच इज नथिंग बट 0। These all were the properties related to find the probabilities of the events you have already defined। तो इन जो आपने इवेंट्स को डिफाइन किया उनकी जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उनके फॉर्मूलेस और उनकी प्रॉपर्टी सारी यहीं पे है। आप इसको वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो। I hope the concept is clear to all of you. So here comes an end of the chapter number 16, probability. Yeah, you may note it down.